हाय गाइस। हमने जो है सॉल्यूशन चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया और हमने जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, जिसका वीडियो मैंने रिसेंटली अपलोड किया था। तो अब जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ सरफेस केमिस्ट्री। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको प्रीवियस जो चैप्टर था हमारा सॉल्यूशन, उसमें कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इन केस आप JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने जो है क्वेश्चंस अपने तरफ से प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दिया होगा या कर रहे होंगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो लेट मी नो। आज का जो चैप्टर है, जो नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सरफेस केमिस्ट्री है। बहुत ही आसान चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, पर उतना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता बिकॉज उतने क्वेश्चंस नहीं आते नीट और JEE में। कभी कभी आ जाते हैं, बट एज आई सेड हर चैप्टर हमारा केमिस्ट्री में जो पढ़ाया जाता है उसका बहुत ज़्यादा रियल एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी बेहतर करने से लेकर इंटरेस्टिंग बनाने तक। तो सरफेस केमिस्ट्री में भी ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आपको पता चलेंगे कैसे हमारे रियल लाइफ में यूज़ होते हैं। एक सबसे क्लियर आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आप सभी के पास जो है मोबाइल फ़ोन होगा। तो जब याद कीजिए, जब आप जो है आपने मोबाइल फ़ोन मंगवाया था, कहीं से भी मंगवाया हो या ख़रीदा हो, तो उसकी जो बैटरी होती है उसके साथ एक छोटा सा पैकेट भी होता है। वो पैकेट जो है सिलिका जेल का होता है और इस रीज़न से सिलिका जेल जो है बैटरी के साथ रखी जाती है ताकि अगर गलती से बैटरी के इर्द गिर्द मॉइस्चर ज़्यादा हो जिससे जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ख़राब हो सकते हैं, तो सिलिका जेल जो है उस मॉइस्चर को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो आपके डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो सेफ रहते हैं। तो दैट्स अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। और ऐसे कई सारे एग्जांपल, जैसे जब कुछ लोग जहर खा लेते हैं तो उन्हें जो है चारकोल पाउडर या ऐसा दूसरा कुछ जो है चीज़ खिलाई जाती है जो पेट में जाके जो भी जहर है उसे अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेता है। तो जितना आसानी से और जल्दी से जहर एड्जॉर्ब होगा, राइट, उतना कम वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा और उतना ही जो है पेशेंट की डेथ रुक जाएगी, या जो जहर है, पॉइजन है, उसका जो साइड जो इफ़ेक्ट है एक्चुअली नेगेटिव फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, वो कम हो जाएगा और वक्त मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पर भी क्लियरली जो इस चैप्टर में हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नाम से आपको पता चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री मतलब जो भी चीज़ हम स्टडी करेंगे ये बेसिकली सरफेस पर होती है, राइट। मोस्टली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी सरफेस फिनोमेना, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हम देखने वाले हैं वो बेसिकली गैस के पार्टिकल्स का एक सॉलिड सरफेस पे चिपकना, वो हम देखने वाले हैं। और क्योंकि ये पूरा प्रोसेस सरफेस पे होता है, ठीक है, इस वजह से इस चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री। और बहुत सारे ऐसे दूसरे भी हम जो है फिनोमेना स्टडी करेंगे जो सरफेस पे होते हैं, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ जिससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स इमेजिन कि आपने यहाँ पे कपड़े की वुलन क्लोथ है या कॉटन क्लोथ है, उसके ऐसे लेयर बिछाई हुई है, और यहाँ पे आपने मेटल की लेयर बिछाई हुई है, एल्यूमिनियम की एक लेयर है, उसके ऊपर दूसरी आपने एल्यूमिनियम की लेयर रख दी। अब आप उस पर पानी डालते हैं, तो आप जब पानी डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ऑब्वियसली नीचे वाली जो लेयर है कॉटन का जो कपड़ा है वो अंदर तक जो है भीग गया होता है, पर ये जो मेटल की लेयर होती है जब आप पानी डालते हो तो पानी जो भी रहता है सरफेस पे ही रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस केस के अंदर जिसमें आपने कॉटन का कपड़ा रखा हुआ था, इस केस के अंदर पानी जो है वो अंदर तक चला गया। अंदर वाला जो हिस्सा होता है ना उसे हम बल्क कहते हैं, और ऑब्वियसली ऊपर वाला जो सरफेस होता है उसे हम सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो जब चीज़ें, चाहे वो हवा हो, कोई गैस हो या फिर वाटर हो, वो अगर अंदर बल्क तक जाती है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया। लेकिन जब चीज़ें सिर्फ सरफेस पे रह जाती हैं, ठीक है, तो उसे हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं, ADSORPTI, एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन में और एड्सॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, चीज़ें अंदर तक जाती हैं जिसे हम बल्क कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि लेट से घर में कोई जो है पोता लगा रहा है और उसने जो है कपड़े से साफ़ किया किसी गिरे हुए पानी को, तो आप देखते हैं कि जो कपड़ा है वो गीला हो जाता है बिकॉज पानी अंदर तक चला गया है। पर उसी तरह से आप कोई दूसरा मटेरियल लेते हैं, प्लास्टिक लेते हैं और उस पर पानी रखते हैं, तो प्लास्टिक के सरफेस पे पानी चिपकेगा पर पानी प्लास्टिक के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्लास्टिक के सरफेस पे था वो, पर बल्क के अंदर नहीं गया। पर लेकिन जब आप कपड़े से साफ़ करते हैं पानी को, तो जो कपड़ा है वो पूरा पानी अंदर सोख लेता है और जो पानी उसके बल्क तक जाता है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है कि एब्जॉर्प्शन में चीज़ें बल्क तक अंदर तक जाती हैं, पर एड्जॉर्प्शन में चीज़ें सिर्फ सरफेस पे रहती हैं, बल्क के अंदर नहीं जाती। दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन।
क्योंकि अब तक अक्सर आपने जो है एब्जॉर्प्शन ही सुना होता है, और सडनली एब्जॉर्प्शन आता है तो थोड़ा सा दिमाग में जो है कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। मतलब एब्जॉर्प्शन को एड्जॉर्प्शन समझ लेते हैं, पर आप ये चीज़ समझ जाइएगा कि बल्क के अंदर जाती है तो एब्जॉर्प्शन होता है, सरफेस पे रहता है तो एड्जॉर्प्शन। और जिस तरह से हमने जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात की है, उसी तरह से एड्जॉर्प्शन के केस में एड्जॉर्बेट होता है और एड्जॉर्बेंट होता है। तो मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस हमने ली है यहाँ पे, और ये जो सॉलिड सरफेस है ये मान लीजिए प्लेटिनम का है। तो जो हमारा प्लेटिनम है जिस पे गैस चिपक रही है वो एड्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेंट। और जो गैस एक्चुअली सरफेस पे चिपक रही है वो एड्जॉर्बेट है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। वो चीज़ जो चिपकती है उसे एड्जॉर्बेट कहा जाता है, और जिस चीज़ पर, जिस मेटेलिक सरफेस पर या सॉलिड सरफेस पर वो चीज़ चिपकती है, वो गैस चिपकती है, उसे कहा जाता है एड्जॉर्बेंट। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आप याद रखिएगा। सो टेक्निकल डेफिनेशन जो है टेक्स्ट बुक के हिसाब से एड्जॉर्प्शन की क्या है? द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रादर देन इन द बल्क ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एज एड्जॉर्प्शन, राइट। यानी सॉलिड या लिक्विड के अगर कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज सिर्फ उसके सरफेस तक चिपकती है, उसके अंदर नहीं जाती, उसके बल्क में नहीं जाती, तो ऐसी प्रक्रिया को हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, और वो मॉलिक्यूलर स्पीसीज जो है वो कोई भी गैस हो सकती है, कोई लिक्विड भी हो सकता है। द मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंस विच कंसंट्रेट्स और एक्यूमुलेट्स, यानी वो मॉलिक्यूलर स्पीसीज जो सरफेस पे चिपकती है, जमा होती है, उसे एड्जॉर्बेट कहा जाता है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। और जिस चीज़ पर वो चीज़ चिपकती है, राइट, मॉलिक्यूलर स्पीसीज गैस जो भी है, वो जिस सॉलिड सरफेस पे चिपकती है या जमा होती है, राइट, कंसंट्रेट होती है, उसे एड्जॉर्बेंट कहा जाता है। ठीक है, सो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेंट। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एड्जॉर्बेंट्स का, तो देखिए चारकोल, सिलिका जेल, जो मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया था आपके बैटरीज का, एल्यूमिना जेल, कोलॉइड्स होते हैं, और मेटल के जो है जो पाउडर होते हैं, ये सारे के सारे एड्जॉर्बेंट का काम करते हैं। इनके सरफेस पर गैस और बाकी दूसरी चीज़ें आसानी से चिपक जाती हैं। सो दिस आर ऑल एग्जांपल ऑफ गुड एड्जॉर्बेंट्स। तो ये याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले, कोलॉइड्स, दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ गुड एड्जॉर्बेंट्स। ठीक है, अब आइए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं एड्जॉर्प्शन के। तो जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपने अलग अलग गैस ली, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, उसको आप एक वेसल के अंदर लेते हैं, और उस वेसल के अंदर अगर आपने चारकोल रखा हुआ है, तो ये देखने में आता है कि कुछ देर के बाद उस वेसल के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो गया, राइट। अब ये जो प्रक्रिया है वो सीधा सीधा एड्जॉर्प्शन से जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको पता है बेसिकली प्रेशर कैसे काम करता है। तो मान लीजिए इस वेसल के अंदर आपने गैस के पार्टिकल्स लिए हैं, तो पार्टिकल जब जाके दीवार से टकराते हैं तो जो फोर्स पैदा करते हैं उसे हम प्रेशर कहते हैं। पर अगर इसी वेसल के अंदर आपने चारकोल वगैरह रखा होगा जो कि एक एड्जॉर्बेंट है, तो धीरे धीरे ये जो गैस हैं वो चारकोल के सरफेस पे आके चिपकने लगेंगी, और जब वो चिपकने लगेंगी तो ऑब्वियसली उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वो एक छोटे से एरिया में कंसंट्रेट हो जाएंगी, और उनकी जो टकराने की प्रोसेस है दीवार से वो भी कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जो प्रेशर है वो गिर जाएगा या फिर कम हो जाएगा। ओके, तो दिस इज़ वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ एड्जॉर्प्शन। और इसी ये सेम प्रोसेस जो है यूज़ होती है लो प्रेशर एरिया क्रिएट करने के लिए या फिर वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। तो मान लीजिए किसी वेसल में या किसी जगह पर आपको लो प्रेशर क्रिएट करना है, तो अगर वहाँ पे बहुत सारा एड्जॉर्बेंट आप रख देते हैं, तो ऑब्वियसली एड्जॉर्बेंट जो है सारी जो गैस मौजूद है उस कमरे में या उस वेसल में, उसे अपने सरफेस पर एड्जॉर्ब कर लेगा, और नेचुरली उस एरिया का जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ एड्जॉर्ब होती है, यानी जो एड्जॉर्बेट है वो हमेशा गैस हो, वो एक केमिकल भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको जो है जहर का एग्जांपल दिया, तो कोई भी अगर इंसान टॉक्सिन खाता है तो वो केमिकल होता है जो जाके चारकोल के साथ चिपक जाएगा अगर आपने चारकोल खाया है। तो उसी तरह से एक एग्जांपल है कि आप जैसे एक वेसल लेते हैं, उसके अंदर आपने ब्लू कलर की डाई डाली है। अब जैसे आप उसके अंदर चारकोल डालते हैं, तो पहले जब आप ब्लू कलर की डाई डालेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो पानी है वो ब्लू कलर का होगा, पर जैसे ही आप उसके अंदर चारकोल या दूसरा कोई एड्जॉर्बेंट डालेंगे और आप शेक करेंगे, तो थोड़ी देर के बाद दिखाई देगा कि पानी का कलर चला गया होगा। क्या रीज़न है? ऑब्वियसली जब आप उस वाटर को शेक करते हैं तो जो मिथिलीन ब्लू जो मॉलिक्यूल है, राइट, वो एड्जॉर्बेट की तरह काम करता है और जाके जो चारकोल है उसके सरफेस पे चिपक जाता है, या चारकोल जो है उसे अपने अंदर एड्जॉर्ब कर लेता है। तो क्योंकि जो फ्री कॉन्सेंट्रेशन है मॉलिक्यूल का वो गायब हो गया है, वो चारकोल के साथ चिपक गया है, तो अब वो कोई अब कोई मॉलिक्यूल नहीं बचा जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। आप जानते हैं जो है चीज़ों का कलर तभी होता है जब चीज़ें वो पर्टिकुलर कलर रिफ्लेक्ट करें। तो जब वो मॉलिक्यूल ही नहीं रहा, वो जाके चिपक गया है, तो ऑब्वियसली वो जो कलर है वो भी चला जाएगा। और अगला जो टॉपिक है, अच्छी न्यूज़ नहीं है ऐसे लोगों के लिए जो 100% वेजिटेरियन है, बिकॉज जो भी शुगर हम खाते हैं ना,
वो शुगर बहुत ही अलग अलग तरह के प्रोसेस से गुजरती है और फाइनली हमें एक पॉलिश शुगर मिलती है, जो सफ़ेद कलर की चीनी आप खाते हैं। वैसे चीनी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक चीज़ है, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि आप कम से कम चीनी खाएं। और दूसरी चीज़, जो जो चीनी आप जानते हैं, जो शुगर है वो बेसिकली शुगर केन से बनती है, तो उसका जो जूस होता है उसमें से जो है उसका एंड प्रोसेस जो होता है वो सफ़ेद कलर का क्रिस्टल होता है। पर बीच में कई बार उस शुगर को प्यूरीफाई किया जाता है और उसका जो कलर है उसमें जो उसकी जो स्मेल है उसे बाहर निकाला जाता है। तो स्मेल और कलर निकालने के लिए जो है चारकोल का यूज़ होता है, पर ये एनिमल चारकोल होता है। ज़्यादातर एनिमल के हड्डियों का चूरमा होता है, पाउडर होता है, जिसके थ्रू जो है सॉल्यूशन जो है शुगर का उसको पास करवाया जाता है, और जब वो शुगर बाहर आती है तब उसका कलर भी चला गया होता है और उसकी स्मेल भी चली गई होती है। और ये एग्जांपल आप कोको कोला वगैरह के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप कोको कोला के अंदर कोई एड्जॉर्बेंट डालते हैं और उसको जब आप पास करेंगे तो फाइनली जो चीज़ बाहर आएगी वो सफ़ेद कलर की होगी, राइट। कोको कोला का पूरा कलर और टेस्ट ही चला गया होगा। तो एड्जॉर्बेंट ऐसे ही काम करते हैं और सेम प्रक्रिया यूज़ होती है शुगर को प्योरीफाई करने में। पर शुगर को प्योरीफिकेशन में बहुत ही कुछ डेंजरस केमिकल्स यूज़ होते हैं, इसलिए शुगर जो है जो मार्केट में मिलती है उसका हो सके उतना कम उपयोग करना चाहिए। तो ये आपने एक एग्जांपल देखा। और दूसरा एग्जांपल है द एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, यानी अगर आपके हवा के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है, जैसे ही आप सिलिका जेल रखते हैं धीरे धीरे क्या होगा, जो मॉइस्चर है वो आके सिलिका के सरफेस पे, सिलिका जेल के सरफेस पे चिपकने लगेगा और उस एयर का मॉइस्चर ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा, ठीक है। और यही जो प्रोसेस है वो यूज़ होती है बैटरीज़ को मॉइस्चर से सेफ रखने के लिए, या किसी भी और इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सेफ रखने के लिए। तो अब तक तो हमने देख लिया कि एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया क्या है, एड्जॉर्बेट क्या होते हैं, एड्जॉर्बेंट क्या होते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देख लिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एड्जॉर्प्शन जो है उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, उसका साइंस क्या है, कि ऐसा तो क्या होता है जिसकी वजह से कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके सरफेस पे गैस के मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ इसका डिस्कशन हम लोग जो सॉल्यूशन चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, जो वेपर प्रेशर का कंसेप्ट था उससे भी काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। फिर अगर आपने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा हो तो उससे भी काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। पर मैं ये वापस आपको समझा रहा हूँ। देखिए, ये आपने कोई एक सॉलिड सरफेस लिया हुआ है और ये जो है ये सरफेस है, टॉप सरफेस है, और ये जो अंदर का हिस्सा है वो बल्क है। तो अगर हम सरफेस के पार्टिकल्स को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये बीच वाला जो है वो सरफेस का पार्टिकल है, उसके बगल में कितने पार्टिकल हैं, यहाँ पे बगल में एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, नीचे एक पार्टिकल है, पर इसके ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड ये जो बल्क है उसके अगर आप पार्टिकल्स को देखेंगे तो ये मैंने जो है डार्क किया हुआ है, इसके ऊपर भी एक पार्टिकल है, इसके बाजू में पार्टिकल है, इस तरफ भी है, नीचे भी एक पार्टिकल है। कहने का मतलब है अंदर के जो पार्टिकल्स हैं ना उनके ऊपर भी पार्टिकल हैं, आजू बाजू भी पार्टिकल है, नीचे भी पार्टिकल हैं। तो अंदर यानी बल्क के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा नेबर्स से घिरे हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कोई और लेयर नहीं है, तो उनके जो नेबर्स हैं वो कम है। तो क्या होता है कि जो नेबर पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री में एक चीज़ याद रखिएगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कौन से पार्टिकल ज़्यादा स्टेबल होंगे, बल्क वाले या फिर सरफेस वाले। ऑब्वियसली बल्क वाले पार्टिकल्स जो हैं उनके नेबर्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू सरफेस वाले पार्टिकल्स। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सीधी सी बात है कि बल्क के पार्टिकल्स सरफेस पार्टिकल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसीलिए सरफेस पार्टिकल्स की टेंडेंसी होती है अपने सरफेस पे चीज़ों को अट्रैक्ट करना, राइट, ताकि वो खुद और ज़्यादा अट्रैक्शन पाकर स्टेबल हो सके। दूसरा रीज़न ऑब्वियसली ये है कि क्योंकि इनको ऊपर से कोई अट्रैक्शन नहीं मिलता है, उसकी वजह से एक अनबैलेंस रेसिडुअल फोर्स क्रिएट होता है। इनकी एक टेंडेंसी हो जाती है अपने सरफेस पे चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से जो सरफेस पार्टिकल्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी दिखाते हैं एड्जॉर्प्शन की। तो पूरी जो प्रक्रिया है एड्जॉर्प्शन की उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ही यही है कि सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से अनस्टेबल होते हैं बिकॉज उनके नेबर्स कम होते हैं, और इन्हीं अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से रेसिडुअल फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उनकी अपने सरफेस पे चीज़ों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। बट अगर आपको सिंपल भाषा में शॉर्ट में याद रखना है तो यही है कि सरफेस के पार्टिकल्स अनस्टेबल होते हैं कंपेयर टू बल्क के पार्टिकल्स, इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल होने के लिए अपने सरफेस पे चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, राइट। और ये चीज़ पता है एक्सप्लेन करती है जो सेम जो कॉन्सेप्ट है कि सरफेस के पार्टिकल्स अनस्टेबल होते हैं, ये एक्सप्लेन करती है कि वाटर के जो ड्रॉप्स हैं वो स्फेरिकल क्यों होते हैं। आपने भी जो है कभी भी स्क्वायर, रेक्टेंगल या अलग अलग दूसरे शेप के जो है आपने वाटर के ड्रॉप्स नहीं देखोगे। वाटर के जो ड्रॉप्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। तो क्यों स्फेरिकल होते हैं? बिकॉज स्फीयर एक ऐसा शेप है जिसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है। तो अगर सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो सरफेस वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो भी कम होंगे। तो इस वजह से वो जो शेप होता है वाटर का,
स्फेरिकल शेप वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू एनी अदर शेप, बिकॉज दैट हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया एंड दैट हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द surface, and because the particles on the surface are less stable, the liquid drops becomes more stable because it has less surface particles, right? तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी दिखाई हुई है कि किस तरह से ये जो है देखिए बल्क का पार्टिकल है जिसके ऊपर भी पार्टिकल्स की लेयर है, आजू बाजू भी है, नीचे भी है। ऑन दी अदर हैंड ये वाला जो है ये सरफेस पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई लेयर नहीं है, तो क्योंकि इसके नेबर्स कम हैं, इसके ज़्यादा हैं, ये वाला पार्टिकल ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है और ज़्यादा स्टेबल भी होता है। सरफेस वाले पार्टिकल्स थोड़े से कम स्टेबल होते हैं, इसीलिए वो इतनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी दिखाते हैं अपने सरफेस पे चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। और एक और चीज़ इसके अंदर आती है कि जैसे जैसे हम सरफेस एरिया चीज़ों का बढ़ा देते हैं, हमको ये देखने को मिलता है कि एड्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो उसका रीज़न भी सिंपल है कि अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो जो अनस्टेबल पार्टिकल्स, बिकॉज सरफेस के पार्टिकल्स अनस्टेबल है, तो अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो ज़्यादा अनस्टेबल पार्टिकल्स सरफेस पे आएंगे, तो ऑब्वियसली ज़्यादा पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो एड्जॉर्ब करना चाहेंगे। तो सीधी सी बात है, सरफेस एरिया बढ़ाने पे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। यानी अगर आपने एक चारकोल का क्यूब लिया हुआ है और चारकोल का पाउडर लिया हुआ है और उन दोनों को अगर हम कंपेयर करें कि कौन जो है ज़्यादा बेहतर एड्जॉर्प्शन करेगा, तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि जो पाउडर्ड चारकोल है वो ज़्यादा अच्छे से एड्जॉर्ब करेगा बिकॉज उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है कंपेयर टू एक सॉलिड क्यूब, बिकॉज ऑब्वियसली उसका सरफेस एरिया कम है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एड्जॉर्प्शन क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है। और दूसरी बात, ये जो प्रक्रिया है ना, ये ज़बरदस्ती नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि आप गैस को एकदम प्रेशराइज करते हो तब जाके गैस किसी भी एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे चिपकती है, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए ये सॉलिड जो है वो सिलिका जेल है और आपने जो है इसको रूम में रख दिया है, तो ऑब्वियसली सिलिका जेल उस हवा में मौजूद मॉइस्चर को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेगी। ये नॉर्मली होता है, नेचुरली होता है, इट्स अ स्पॉन्टेनियस फिनोमेना। और आप जानते हैं कि रूल्स हैं स्पॉन्टेनियस फिनोमेना के लिए। ऐसी प्रक्रियाएं जो खुद से हो सकती हैं वो तभी होती हैं अगर उनका डेल्टा जी नेगेटिव है। यानी फ्री एनर्जी जो चेंज है, गिब्स फ्री एनर्जी, वो जो चेंज है डेल्टा जी, फाइनल स्टेट वर्सेस इनिशियल स्टेट का, वो नेगेटिव होना चाहिए, राइट। और वो अगर नेगेटिव होगा तभी जो है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से एड्जॉर्प्शन आसानी से होता है, बिकॉज जब कभी भी एड्जॉर्प्शन होता है ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। अब देखिए डेल्टा जी जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब डेल्टा जी का इक्वेशन है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच की वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे डेल्टा जी के नेगेटिव होने के। ठीक है, तो डेल्टा एच नेगेटिव क्यों होता है, तो केमिस्ट्री में दूसरी बहुत ही ज़रूरी बात याद रखिएगा कि जब कभी भी बॉन्ड बनता है, राइट, जब कभी भी बॉन्ड बनेगा, वेन एवर देयर इज बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट, जब कभी भी बॉन्ड बनता है हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है यानी ऑब्वियसली डेल्टा एच नेगेटिव हुआ, और जब बॉन्ड तोड़ना पड़ता है तब हमें हीट देनी पड़ती है। तो आप खुद सोचिए ना यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले इस तरह से गैस रखी थी आपने, जैसे ही आप सिलिका जेल लेकर आए गैस जो है यहाँ पे चिपकने लगी, तो जब वो चिपकती है तो ऑब्वियसली वो बॉन्ड बनाती है सरफेस के पार्टिकल्स के साथ। तो क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब ये बॉन्ड्स बनेंगे तब हीट रिलीज होगी, तो क्योंकि हीट रिलीज हो रही है डेल्टा एच नेगेटिव है। दूसरी बात यहाँ पे डेल्टा एस यानी एंट्रोपी भी नेगेटिव है। एंट्रोपी जो एक तरह से अपने यहाँ पे बहुत ही जटिल कॉन्सेप्ट है, पर टेक्स्ट बुक में बहुत ही सिंपल तरीके से इसे समझाया जाता है, जो कि काम लगता है JEE और बाकी के एग्जाम्स को जो है क्रैक करने में जो कॉन्सेप्ट है। पर इट्स अ वेरी वेरी एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इट्स अ डीप कॉन्सेप्ट जो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे हमको पढ़ाया जाता है टेक्स्ट बुक में। पर जस्ट टेक्स्ट बुक में जो बताया जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है वो रैंडमनेस से जुड़ा हुआ है। पार्टिकल्स जितने ज़्यादा फैले होते हैं, जितना ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जितनी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है उतनी एंट्रोपी ज़्यादा होती है। और जितने ज़्यादा वो लोकलाइज्ड होते हैं, जितनी उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, जितने वो सिकुड़े हुए होते हैं, उतनी उनकी एंट्रोपी कम होती है। यानी रैंडमनेस ज़्यादा, एंट्रोपी ज़्यादा, रैंडमनेस कम, एंट्रोपी कम। तो आप खुद देखिए ना कि स्टार्टिंग में गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, आराम से बिंदास घूम रहे होते हैं। जैसे ही आप जो है एड्जॉर्बेंट लेकर आते हो, वो सरफेस पे जो एड्जॉर्ब होने लगते हैं, तो जब वो एड्जॉर्ब होते हैं तो ऑब्वियसली वो नज़दीक आते हैं। पहले जितनी फ्रीडम नहीं रह जाती, राइट, और वो एक दूसरे के नज़दीक आके चिपकने लगते हैं। तो पहले वो अनबाउंड स्टेट में थे, फ्री थे, अब वो बाउंड स्टेट में। तो ऑब्वियसली जो फाइनल स्टेट है उसके अंदर गैस की एंट्रोपी कम हो रही है क्योंकि उसकी रैंडमनेस कम हो रही है। तो एंट्रोपी के दौरान डेल्टा एच यानी जो एंथैल्पी की जो प्रोसेस है एंथैल्पी की एड्जॉर्प्शन की, वो नेगेटिव है। उसके साथ साथ एंट्रोपी भी नेगेटिव है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो डेल्टा जी है आपका वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगी यानी अपने आप होगी, राइट, बिकॉज डेल्टा एच इज़ नेगेटिव, राइट। तो डेल्टा एच की वैल्यू जितनी नेगेटिव होती है उतना डेल्टा जी के नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और डेल्टा एस भी यहाँ पे नेगेटिव है बिकॉज गैस जो है जब वो फ्री होती है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, रैंडमनेस ज़्यादा होती है। पर जब वो एड्जॉर्ब होती है सरफेस पे धीरे धीरे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, रैंडमनेस कम होती है,
और उसकी एंट्रोपी भी कम होती है। तो पता है एक चीज़ आप याद रख सकते हैं बहुत आसानी से कि एड्जॉर्प्शन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर डेल्टा एच की भी वैल्यू नेगेटिव होती है, डेल्टा एस की भी वैल्यू नेगेटिव होती है और डेल्टा जी की भी वैल्यू नेगेटिव होती है। सो इट्स अ फिनोमेना वेयर यू हैव all the values, whether it's the free energy change or the entropy change or the enthalpy change, all of them are negative, right? अब ये देखिए एड्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है ना उसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और ये जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही आसान है। तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है उसका नेचर क्या है उसके बेसिस पे आप ये क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो खाली वॉन डर वाल्स अट्रैक्शन है, राइट, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो इसे आप फिजिक्स ऑप्शन कहेंगे, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। लेकिन अगर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसे आप केमिकल एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो दो मेजर क्लासिफिकेशन एड्जॉर्प्शन के, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जहाँ पे कोई भी केमिकल इंटरेक्शन नहीं होता एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, और केमिकल एड्जॉर्प्शन जहाँ पे क्लियरली दोनों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो आइए इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो फिजिक्स ऑप्शन की प्रॉपर्टी है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी गैस किसी भी एड्जॉर्बेट पे जाके चिपक सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने सिलिका लिया तो उसके ऊपर सिर्फ हाइड्रोजन चिपकेगी या फिर ऑक्सीजन चिपकेगी, हाइड्रोजन भी चिपक सकती है, ऑक्सीजन भी चिपक सकती है। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है ना वो स्पेसिफिक नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड केमिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है। तो अगर ऑक्सीजन जो है एल्यूमिनियम पे चिपक रही है तो ऑक्सीजन ही एल्यूमिनियम पे चिपकेगी, दूसरी कोई गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम पे नहीं चिपकेगी, बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ केमिकल बॉन्ड बना रही है, जो बॉन्ड जो है दूसरी गैस नहीं बनाती उतना आसानी से। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर एड्जॉर्बेट ही एड्जॉर्बेंट पे चिपक पाता है, पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर गैसेज जो हैं वो किसी सिंगल एड्जॉर्बेंट पे चिपक पाती हैं, राइट। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, तो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट भी बहुत मैटर करता है। सो ऑब्वियसली जो पोलर गैसेस होती हैं जिनको लिक्विफाई करना आसान होता है, लिक्विफिकेशन और एड्जॉर्प्शन एक तरह से एक जैसी प्रक्रिया है। अगर आपको याद हो तो लिक्विफिकेशन में क्या होता है कि आप गैस के पार्टिकल्स लेते हो, ठीक है, उनको आपको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है कंपेयर टू गैस के पार्टिकल्स। तो आपको क्या करना होता है, गैस के पार्टिकल्स को नज़दीक लाना होता है, और जब वो कुछ एक पर्टिकुलर क्रिटिकल डिस्टेंस में आ जाते हैं तो अचानक से वो अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, और अट्रैक्ट करने लगते हैं तो उनके बीच का अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर ये जो फोर्सेज हैं वो तभी काम करते हैं जब आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में हो। अगर आप उस फोर्स की फील्ड से बाहर हो तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस काम नहीं करते। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप एक्चुअली तरीका एक ही है कि पार्टिकल्स को नज़दीक लाना है। अब नज़दीक आप पार्टिकल्स को धक्का मार के ला सकते हो, राइट, चारों तरफ से आप धक्का मारो तो ऑब्वियसली वो नज़दीक आएंगे, नहीं आप प्रेशर बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप काइनेटिक एनर्जी कम कर दो, यानी आप टेम्परेचर लो कर दो तो वो ढीले ढीले हो जाएंगे, नज़दीक आएंगे, और फिर ऑब्वियसली उनके बीच में जो है अट्रैक्शन होगा और वो गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, जो कंडेंसेशन की प्रक्रिया, लिक्विफिकेशन की है, देख रहे हैं आप इसके अंदर जो चीज़ है वो क्या है, इसमें भी जो है एड्जॉर्प्शन जैसा ही होता है कि पार्टिकल्स नज़दीक आते हैं और फिर वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो नज़दीक आना है पार्टिकल्स का, उनकी काइनेटिक एनर्जी का कम होना है, उनकी रैंडमनेस का कम होना है, और एड्जॉर्प्शन में भी यही होता है। इसीलिए वो गैसेस जो आसानी से लिक्विफाई होती हैं वही गैसेस ऐसी होती हैं जो आसानी से एड्जॉर्ब भी होती हैं, ठीक है। इसीलिए आपकी गैस कैसी है, उसका केमिकल नेचर क्या है, बहुत मैटर करता है। तो ऐसी गैसेस जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जिनको लिक्विफाई करना मुश्किल होता है वो जल्दी एड्जॉर्ब भी नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड ऐसी गैसेस जिनको लिक्विफाई करना आसान होता है वो एड्जॉर्ब भी आसानी से हो जाती हैं। तो इसमें आप याद रख सकते हैं कि जो पोलर गैसेस होंगी आपकी वो इजीली एड्जॉर्ब होंगी, और जो नॉन पोलर गैसेस होंगी वो जल्दी एड्जॉर्ब नहीं होंगी। यानी जो नेचर है गैस का आपके वो बहुत मैटर करता है यहाँ पे। दूसरी बात, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो आसानी से, मतलब एक बार अगर हो गया तो वापस से फिर से टूट भी जाता है। मतलब जो पार्टिकल्स यहाँ पे चिपकेंगे सरफेस पे वो वापस से गैस में फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है फिजिकल एड्जॉर्प्शन की वो रिवर्सिबल होती है, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। सरफेस एरिया, तो जैसा मैंने बताया था सरफेस एरिया अगर आप बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, बिकॉज सरफेस एरिया बढ़ाने से जो अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे वो बढ़ जाते हैं, और जितने ज़्यादा सरफेस पे पार्टिकल होंगे एड्जॉर्प्शन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर है एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो जनरली फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में जो हीट रिलीज होती है उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जो बॉन्ड बनते हैं एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सीधी सी बात है, जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे उतनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी। तो क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वीक बॉन्ड बनते हैं हीट उतनी ज़्यादा रिलीज नहीं होती, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं हीट ज़्यादा रिलीज होती है। सिंपल सी बात है।
अब यहाँ पे बात हो रही है केमिकल एड्सॉर्प्शन की, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे केमिकल एड्सॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होता है, तो ऑक्सीजन गैस ऑक्साइड बनाती है इसलिए वो चिपकती है, और हाइड्रोजन गैस हाइड्राइड बनाती है इसलिए वो किसी मेटल के सरफेस पे चिपकती है। बाकी की गैसेस नहीं चिपक पाती क्योंकि वो सिमिलर वे में केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनाती। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। सारी गैसेस जो हैं किसी, अगर आप सोचेंगे कि एक मेटल के साथ जाके उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होंगी, तो ऐसा नहीं होगा। इट्स अ हाईली स्पेसिफिक केमिकल इंटरेक्शन जो किसी पर्टिकुलर गैस और सॉलिड सरफेस के बीच ही होता है। इरिवर्सिबल होते हैं क्योंकि इनके बॉन्ड्स जो होते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन वो स्ट्रांग होते हैं, तो आसानी से टूटते नहीं हैं, और आसानी से बॉन्ड अगर नहीं टूटेंगे तो वापस से पीछे जाना, रिवर्सिबल करना मुश्किल होगा। तो ये जो केमिकल एड्सॉर्प्शन की प्रक्रिया है वो इरिवर्सिबल होती है। सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वैलिड है। यहाँ पे भी सरफेस एरिया आप बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली जो है एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। जैसा मैंने बताया था, केमिकल एड्सॉर्प्शन में बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं, तो जो हीट रिलीज होती है इस केस में वो भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, और फाइनली ये टेबल दिया हुआ है जिसकी मदद से आपको आसानी से याद रहेगा कि जो है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटी है। मतलब इन शॉर्ट हम समराइज़ कर रहे हैं दोनों की मेजर पॉइंट्स को। तो जैसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, जो भी इंटरेक्शन होता है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वो वान डेर वाल्स वाला होता है, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनता है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। फिजिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता, कोई भी गैस किसी भी सरफेस पे चिपक सकती है, पर केमिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनता है। हर कोई किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। ये रिवर्सिबल होता है, इजीली टूट जाता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल होता है क्योंकि बॉन्ड्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, ये भी गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, पर यहाँ पे नेचर जो होता है वो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे नेचर कैसा होता है कि जैसे पोलर गैस है तो वो आसानी से लिक्विफाई होगी कंपेयर टू नॉन पोलर गैसेस। जैसे नाइट्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन, ये जल्दी एड्सॉर्ब नहीं होंगे क्योंकि जल्दी लिक्विफाई भी नहीं होते, पर अमोनिया, H2S, SO2 ये जल्दी एड्सॉर्ब होते हैं क्योंकि ये लिक्विफाई भी आसानी से होते हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे केमिकल नेचर मैटर करता है कि जो बॉन्ड बना सकती हैं वो गैस एड्सॉर्ब होंगी, जो नहीं बना सकती वो एड्सॉर्ब नहीं होंगी। एंथैल्पी भी हमने देखी क्योंकि जो बॉन्ड्स बनते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वो वीक हैं, तो जो हीट रिलीज होती है वो कम होती है। ऑन दी अदर हैंड जो बॉन्ड्स केमिकल एड्सॉर्प्शन में बनते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, तो हीट जो रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है। अब ये जो प्रोसेस है, देखिए सीधी सी बात है कि जब गैस एड्सॉर्ब होती है तो ऑब्वियसली उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो चुकी होती है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो गैस चिपकी है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और कुछ देर के बाद इतनी बढ़ जाएगी कि जो बॉन्ड बना है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वो टूट जाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एड्सॉर्प्शन कम होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। तो एड्सॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे आसानी से होता है, हाई टेम्परेचर पे मुश्किल होता है। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पे और अच्छे से होता है, बिकॉज सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ता है, और क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से और ज़्यादा रिएक्शन होता है, पर ये भी एक हद तक ही काम करता है। बहुत ज़्यादा जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो यहाँ पर भी जो है आपका एड्सॉर्प्शन कम होने लगेगा। ठीक है, यानी इसका ग्राफ कैसे होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा और फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा और फिर वो गिरने लगेगा। ठीक है, फिर एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता है ऑब्वियसली यहाँ पे ज़रूरत होती है पर कम होती है। एक्टिवेशन एनर्जी यानी किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए, चाहे वो फिजिकल इंटरेक्शन हो या केमिकल इंटरेक्शन हो, उसे करवाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो क्योंकि ये प्रक्रिया आसानी से होती है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है, और ये थोड़ी मुश्किल से होती है इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। दोनों ही सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं, और दोनों ही केसेस में सरफेस एरिया बढ़ाने पे एड्सॉर्प्शन जो है वो भी बढ़ता है। और दूसरी बात क्या है पता है कि ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है उसके अंदर जैसे हाइड्रोजन गैस ऐसे चिपकी है तो उसके बाद वापस एक लेयर आ सकती है, उसके बाद वापस एक लेयर आ सकती है, बिकॉज कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है। जैसे कि एक मैग्नेट होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो उसके ऊपर भी सिक्का चिपकता है, उसके ऊपर भी सिक्का चिपकता है, उसके ऊपर भी सिक्का चिपकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऊपर तक जा रही हैं। तो वैसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कई लेयर्स बनती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है उसके अंदर सिंगल लेयर ही बन पाती है, क्योंकि ऑब्वियसली केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो एक बार केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं तो ऑब्वियसली नए बॉन्ड्स बनाने के लिए सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको अब तक जितना भी मैंने कराया है, चाहे वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन का डिफरेंस हो या बेसिक्स हो एड्सॉर्प्शन के कैसे होता है, वो सब कुछ समझ में आया होगा। इन केस इतने टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो, और इसको इजीली हम समझेंगे। बस मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझानी थी, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल वाली, कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे और प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है। देखिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो बहुत ही स्टेबल स्टेट में है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा के या प्रेशर बढ़ा के या फिर टेम्परेचर कम करके या प्रेशर कम करके सिस्टम को डिस्टेबलाइज करेंगे तो सिस्टम वापस से स्टेबल होने की कोशिश करेगा। वो करके जो आपने किया उसका उल्टा करेगा। आपने प्रेशर बढ़ा दिया, सिस्टम कम करेगा, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, सिस्टम टेम्परेचर कम करेगा। तो मान लीजिए
आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिस्टम जो है क्या करेगा, टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेगा। अब आपको पता है जब एड्जॉर्प्शन हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है, राइट, जो फाइनल स्टेट है वहाँ पे हीट भी रिलीज हो रही है, यानी इस तरफ टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिस्टम जो है उस तरफ जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर कम है। यहाँ पे ऑलरेडी हीट है, टेम्परेचर ज़्यादा है, इस तरफ टेम्परेचर कम है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट होने लगेगा, यानी डीसॉर्प्शन होने लगेगा। डीसॉर्प्शन यानी एड्जॉर्प्शन का उल्टा, यानी गैस टूट के सॉलिड सरफेस पे दूर जाने लगेगी। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे ये दूसरा कारण है कि जिसकी वजह से जो एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है वो कम होने लगती है। और प्रेशर का क्या असर होगा, देखिए सीधी सी बात है, इस तरफ जो है गैस फ्री फॉर्म में है, पहले वो अनबाउंड स्टेट में होती है, तो उस तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब वो चिपक जाती है तो ऑब्वियसली प्रेशर कम होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिस्टम प्रेशर कम करने की कोशिश करेगा, तो उस तरफ जाएगा जिस तरफ प्रेशर कम है। तो इसीलिए जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली एड्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है, उसकी जो रेट है, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। बिकॉज क्योंकि इक्विलिब्रियम है, आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिस्टम प्रेशर कम करने की कोशिश करेगा और उस तरफ जाएगा जिस तरफ प्रेशर कम है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है वहाँ पे प्रेशर कम है, बिकॉज वहाँ पे गैस चिपकी हुई है, और जब गैस चिपकी हुई होती है, मूव नहीं कर रही होती है, तब ऑब्वियसली उसका प्रेशर कम होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आगे का पार्ट, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।